Hello everyone, I once again welcome you all on Lovita's YouTube channel. Hope you all are doing good. तो पिछले दो वीडियोस में हमने क्रिमिनोलॉजी के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट एज वेल एज मेथड्स एंड फंक्शंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया था और अब इस वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव टू द टॉपिक. सो ये जो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी हैं ये हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं. फर्स्टली जो ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं ये अपने अपने तरीके से क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर के कॉजेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उस रेस्पेक्टिव स्कूल के प्रोपोनेंट्स के द्वारा स्टैब्लिश की गई थ्योरीज पर आधारित होती है. और हर स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सजेस्ट करता है कुछ पनिशमेंट्स एंड कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स टू सूट इट्स आइडियोलॉजी. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो हर स्कूल जिस समय वो इम्पॉर्टेंट होता है उस समय लोगों के सोशल एटीट्यूड को क्राइम और क्रिमिनल के प्रति दर्शाता है. So this was just a basic introduction regarding schools of criminology. Now we'll discuss each school in elaborative form. So basically we are having four popular schools of criminology. Number 1, pre-classical school. 2, classical school. 3, positivist school. And the last, neoclassical school. Firstly, we will look upon the pre-classical school. So pre-classical school is also known as demonological school. सो सर जेरेमी बेंथम जो थे हमारे वो फाउंडर थे इस प्री क्लासिकल स्कूल के. एंड जो पीरियड था ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी का यूरोप में दैट वाज डोमिनेटेड बाय थियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ सेंट थॉमस एक्विनास. रिलीजन हर एक स्टेट एक्टिविटीज़ में डोमिनेट करता था और क्योंकि इस टाइम पर साइंटिफिक नॉलेज तो नोन थी नहीं इसलिए जो क्राइम का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही वेग और अनक्लियर था. सो देयर वाज अ जनरल बिलीफ कि मैन बाय नेचर इज सिंपल और जो उसके एक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय सम सुपर पावर. और आमतौर पर यह माना जाता था कि एक पर्सन क्राइम करता है क्योंकि वो किसी एक्सटर्नल स्पिरिट जो कि राक्षस या शैतान कहलाती थी उसके कंट्रोल में होता है. दस जो ऑफेंडर होता था वो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट अपनी ओन विल पर नहीं बल्कि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल सुपर पावर करता था. Worships, sacrifices and ordeals by water and fire usually prescribed थे उस स्पिरिट को स्पेसिफाई करने के लिए और उस विक्टिम को उसके इवल इन्फ्लुएंस से छुटकारा दिलाने के लिए. और कुछ ऐसे ही ऑर्डियल्स के एग्जाम्पल हैं लाइक आग में फेंक देना, ऑफेंडर के गले में स्टोन टाइप करके उसे पानी में फेंक देना या फिर ट्रायल बाय बैटल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओथ बाय कॉलिंग अप गॉड्स रैथ. और इसमें ये बिलीव किया जाता था कि अगर कोई ऑफेंडर इनोसेंट है तो उसे कोई हानि नहीं होगी. इस स्टेज में क्रिमिनल लॉ का डेवलपमेंट अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में था और इसीलिए सोसाइटी के पास ये राइट था कि वो ऑफेंडर को पनिश कर सके. लेकिन यहाँ दोषी को एक अभिशापी और यू कैन से इनहेरेंटली विकेड पर्सन के रूप में देखा जाता था जो केवल टॉर्चर एंड पेन से ठीक हो सकता था. However, ये pre-classical thinking gradually disappear हो गई with the lapse of time and advancement of knowledge. Next, we will talk about is a classical school. So the main belief of this school is that all men are self-seeking and therefore they tend to commit the offense. According to this school, men possess free will and act as per their pleasure and pain. Theory of demonism, act of men under the influence of a spirit, is rejected by this school. The classical school focuses on the principle of deterrence in place of punishment. Okay, तो ये जो classical school था that was propounded in the 18th century by Beccaria, Jeremy Bentham and Romilly. और ये school completely opposite था of the pre-classical school. बेंथम ने अपनी यूटिलिटेरियन थ्योरी भी दी है जुरिस्प्रूडेंस में एंड देयरफॉर उनका मानना था कि क्राइम वाज कमिटेड फॉर एक्साइटमेंट, मनी और एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू द इंडिविजुअल. इस स्कूल का ये मानना था कि मैन इज गिफ्टेड विद अ शार्प माइंड एंड इसलिए वो जो भी एक्शंस करता है गुड और बैड वो अपनी ओन फ्री विल से करता है. दे बिलीव दैट मैन इज अ कैलकुलेटिंग एनिमल इन द कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. और इसीलिए जो प्री क्लासिकल स्कूल का बिलीव था दैट कोई एक्सटर्नल सुपर पावर वर्क करती है अपॉन द पर्सन हु इज़ कमिटिंग क्राइम वो कम्प्लीटली इस स्कूल के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है.
और एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई इस स्कूल में कि जो पनिशमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए क्राइम की इंटेंसिटी उसके नेचर के साथ। मतलब कि जितना सीरियस या फिर रॉन्गफुल एक्ट होगा उतनी ही सीरियस पनिशमेंट भी होगी। नाउ द फर्दर पॉइंट सेज क्लासिकल स्कूल हैज कम अप विथ 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज। Number 1, rational choice theory. Number 2, routine activities theory. Number 3, situational choice theories. And ये जो theories है, they are relevant even up to date. So talking about the first one, that is rational choice theory. According to this theory, crimes are committed as a result of conscious choice. As per this theory, individuals choose to commit a crime when the benefits outweigh the cost of disobeying the law. सो रेशनल चॉइस थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि लोग क्यों अपने एक्शंस के कॉस्ट या फिर बेनिफिट्स को वे करके उसका चुनाव करते हैं। और ये थ्योरी क्रिमिनोलॉजी में अप्लाई की जाती है टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कमिट क्राइम्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्रिमिनल्स अपने इमोशंस, मेंटल इलनेस या फिर किसी सोसाइटल फैक्टर की वजह से क्राइम कमिट नहीं करते हैं, बल्कि वो एक ऐसे कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं क्राइम कमिट करने का आफ्टर एनालाइजिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ देयर एक्शंस। और जब जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होते हैं क्राइम कमिट करने के वो सरपास कर जाते हैं एंटिसिपेटेड कॉस्ट ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड और पनिश्ड, देन दे डिसाइड टू डू इट। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है और उसे बहुत भूख लगी है बट उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो ये चूज़ कर सकता है कि वो किसी स्टोर से फूड चोरी करेगा। अगर वो ये बिलीव करता है कि जो बेनिफिट्स हैं ऑफ हैविंग फूड वो इन कंपैरिजन ऑफ द रिस्क ऑफ गेटिंग कॉट एंड पनिश्ड ज़्यादा है। और यही चीज़ रेशनल चॉइस थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो डिसीजन है टू स्टील, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ रेशनल कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। Moving on to the second theory, that is our routine activities theory. As per this theory, there are 3 key elements for this theory. They are motivated offender, an attractive target, and lack of capable guardian. Changes in routine activities in society can affect the rate of crime. सो बेसिकली जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती है दैट सिंपली मीन्स रेगुलर एक्टिविटीज़ जो लोग डेली लाइफ्स में करते हैं। सो दिस थ्योरी सजेस्ट कि जो क्राइम होता है वो मोर लाइकली टू अकर होता है जब इन्वायरमेंट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं विच फेवर क्राइम, लाइक एक मोटिवेटेड ऑफेंडर, एक अट्रैक्टिव टारगेट या फिर एब्सेंस ऑफ अ कैपेबल गार्जियन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन कि कोई एक पर्सन है एंड वो डेली अपने काम से अपने घर जाता है एट द सेम टाइम एंड टेकिंग द सेम रूट। अब अगर कोई एरिया आता है उसके रास्ते में विच इज़ पुअरली लिट एंड सेक्लूडेड, देन वो एक अट्रैक्टिव टारगेट बन सकता है एक मोटिवेटेड ऑफेंडर के लिए हु इज़ लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट अ क्राइम। सिमिलरली, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर कैपेबल गार्जियंस सच एज पुलिस ऑफिसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी है, तो वहाँ पर भी द ऑफेंडर में बी मोर लाइकली टू कमिट द क्राइम। नेक्स्ट, रूटीन एक्टिविटीज़ थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो चेंजेस होते हैं इन द रूटीन एक्टिविटीज़ इन अ सोसाइटी वो रेट ऑफ क्राइम को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी हाई क्राइम एरिया के नेबरहुड में अगर किसी वॉच ग्रुप को स्टैब्लिश कर दिया जाए, देन वो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ क्राइम को रिड्यूस कर सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेजेंस ऑफ कैपेबल गार्जियंस। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज दैट जब लोगों ने पैंडमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था, देन इट हैड डिक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉपर्टी क्राइम्स सच एज बर्गलरीज, बिकॉज जो घर थे दे वर लाइकली टू बी ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द डे। बट कन्वर्सली इसने साइबर क्राइम या फिर ऑनलाइन फ्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा दिया था क्योंकि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड किया करते थे। Next, we have the third theory with us is situational choice theory. So, this theory is based on the ideas of rational choice theory. As per this theory, crime is committed based on situational constraints and opportunities. ये थ्योरी भी रेशनल चॉइस थ्योरी के नोशंस पर ही बेस्ड है और ये सजेस्ट करती है कि एक इंडिविजुअल का क्रिमिनल बिहेवियर सिर्फ उसके पर्सनल ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स से ही नहीं डिटरमाइन होता है, बल्कि सिचुएशनल फैक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंटेड बाय द एनवायरनमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट। फॉर इंस्टेंस, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है
एंड उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो वो डिसाइड कर सकता है टू स्टील फ्रॉम अ कन्वीनियंस स्टोर अगर उसको ऐसा लगता है कि जो बेनिफिट्स होंगे चोरी करने के दैट विल आउटवे द रिस्क ऑफ गेटिंग कॉट। इस केस में जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं दैट इज बीइंग अनएम्प्लॉयड एंड इन नीड ऑफ मनी वो मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द क्राइम। सो दिस वॉज क्वाइट ईजी एंड विद दिस वी एंड हियर आर क्लासिकल स्कूल। नेक्स्ट वी विल सी पॉजिटिविस्ट स्कूल। So this school is known as Lombrosian school. The propounders of this theory are Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Raffaello and Garofalo. And since they all belong to Italy, इसीलिए इसको Italian School of Criminology भी कहा जाता है। Positivists focus on criminals rather than crime. Positivists oppose the classical school's understanding of crime. As per positivists, every person is different and so is their understanding of right and wrong. Hence, the person and not the crime should be punished. The school started by considering crime as a product of heredity and environmental factors. ये स्कूल 19th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आया और इसने जो फ्री विल थ्योरी थी क्लासिकल स्कूल की उसको डिस्कार्ड कर दिया। पॉजिटिविस्ट स्कूल ने साइंटिफिक स्टडी पर जोर दिया और क्राइम के रूट कॉजेज को जानना चाहा, क्रिमिनल्स के बिहेवियर एंड वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बीइंग अ क्रिमिनल इसको जानना चाहा। और इसके बाद इन्होंने 3 मेन कॉजेज बताए फॉर बीइंग अ क्रिमिनल। फर्स्टली बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि जो क्रिमिनल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द नॉन क्रिमिनल्स एंड मोर ओवर ये जेनेटिक होते हैं, लाइक इट गोज फ्रॉम फादर टू हिज सन एक्सेट्रा। सेकेंड वी हैव विद अस सोशियोलॉजिकल फैक्टर, तो जो एक्सप्लॉयटेशन या फिर डीमोरलाइजेशन होता है सोसाइटी के लोअर क्लास पीपल और डिप्राइव्ड सेक्शंस का, वो भी एक रीज़न है फॉर द इंक्रीजिंग क्रिमिनलिटी इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कि किसी एक सोसाइटी में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है और उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या फिर डिनाई किया जाता है वेदर इट बी एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा, तो दोज पीपल वुड बी फोर्स्ड कि वो पॉवर्टी में रहे और अपना और अपनी फैमिली का भरण पोषण अच्छे से ना कर सके। इसकी वजह से दे में रिजॉर्ट टू इलीगल एक्टिविटीज सच एज थेफ्ट, ड्रग डीलिंग और प्रोस्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन क्राइम रेट्स इन द सोसाइटी। तीसरा फैक्टर वी हैव इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, जहाँ पर ऑफेंडर की मेंटल कंडीशन डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ऑफेंडर। फॉर एग्जाम्पल ईगो, परसेप्शन एंड रिवेंज, ये सारे ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्राइम रेट्स को बढ़ाने में। सो दिस मच वॉज ऑल अबाउट पॉजिटिविस्ट स्कूल। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी स्कूल की तरफ विच इज नियो क्लासिकल स्कूल। So according to this school, there is a difference between total free will and determinism and argues that no person has total free will. टोटल फ्री विल का मतलब है कि एक इंडिविजुअल के पास एबिलिटी तो होती है कि वो चॉइसेस कर सके, लेकिन ये चॉइसेस ऑफन इन्फ्लुएंस होती है बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज सोशलाइजेशन, एनवायरनमेंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। और ये थ्योरी इन एडिशन टू द रोल ऑफ फ्री विल डिटर्मिनिज्म के इम्पॉर्टेंस को भी रिकग्नाइज करती है, विच इज़ कि जो बिहेवियर होता है किसी पर्सन का वो शेप होता है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो न्यू क्लासिकल स्कूल डेवलप किया था फ्रॉम द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, या फिर हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि इट वाज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द क्लासिकल स्कूल। जो भी ड्रॉबैक्स थे पॉजिटिविस्ट स्कूल में या फिर क्लासिकल स्कूल में, उनको हटा के नियो क्लासिकल स्कूल को तैयार किया गया था। एंड नियो क्लासिकल स्कूल ने फ्री विल थ्योरी को रिजेक्ट किया एंड फोकस्ड ऑन द नेचर ऑफ क्राइम मोर दैन द इंडिविजुअल। This school allows for mitigating factors to be reviewed by a judge as per his discretion. Before this school, all the offenders were treated alike no matter what age, mental condition, gender and so on. Neoclassical observes this as unfair and unjust and thus allowed for change to transpire. So prior to the emergence of neoclassical school, जो भी offenders थे
उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता था, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द एज, मेंटल कंडीशन और एनी अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एक 10 साल का बच्चा अगर कोई कैंडी बार चोरी करता है तो उससे भी उसी तरह से पनिश किया जाएगा जैसा कि एक फुल्ली कॉग्निजेंट अडल्ट को किया जाएगा जिसने एक वायलेंट क्राइम कमिट किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो बच्चा है ही मे नॉट हैव फुल्ली अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन और द इमोरलिटी ऑफ स्टीलिंग, whereas जो अडल्ट है ही वुड हैव नोन बेटर। इसी को अनजस्ट माना गया और नियो क्लासिकल स्कूल ने एक ऑफेंडर के लिए एप्रोप्रिएट पनिशमेंट डिटरमाइन करने में जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स होते हैं उन पर विचार करने की मांग की। नियो क्लासिकल स्कूल के क्रिमिनोलॉजिस्ट ने फर्स्ट ऑफेंडर एंड हैबिचुअल ऑफेंडर में डिस्टिंग्विश किया गया। फर्स्ट ऑफेंडर मतलब जिसने पहली बार क्राइम कमिट किया हो, और हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब जो बार बार क्राइम कमिट करता हो। एंड नियो क्लासिकल क्रिमिनोलॉजिस्ट बिलीव करते थे साइंटिफिक एविडेंस में टू डिटरमाइन अ जस्ट पनिशमेंट फॉर क्राइम्स। So this was all for this part of the video. Hope you would have understood the topic, and don't forget to share it with your friends and colleagues and like it. Thank you.